कश्मीर के उड़ी, कुपवाड़ा, दास और पुंछ की बर्फीली घाटियों में अखरोट की फसल होती है। इसके लिए मौसम का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। इसमें अखरोट का फल 2 से 4 सेंटीग्रेड तापमान होने पर आने लगता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे ही फल की ऊपरी परत सूखने लगती है और यह तैयार हो जाता है। लेकिन इस साल जनवरी के महीने में कश्मीर के कई इलाकों में हुई बारिश और ओलों ने किसानों की इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये अखरोट के वो पेड़ हैं जिस पर जितना फल होना चाहिए था इस बार उतना दिखाई नहीं दे रहा। हम कश्मीर के बलकोट में हैं जहां पर किसानों की एक दुख भरी ये कहानी है, क्योंकि इस बार जितना उनको फल होना चाहिए था उतना फल उनके पेड़ों पर दिखाई नहीं दे रहा। शिब्बीर अहमद जी हैं हमारे साथ। कितना फल होना चाहिए था और क्यों नहीं है इस बार? इस साल से जनवरी में जो गोला पड़ा ना, तो इसकी वजह से फूल जो इसका गिर गया, तो इस साल फल है ही नहीं। और क्या है, पेड़ों पे कहीं ना कहीं काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह? ये कीड़ा पड़ गया, इसको कीड़ा पड़ गया, इसलिए इस साल में अखरोट कम है। हर साल कितने आपके अखरोट हो जाते थे और इस बार कितने रहेंगे? हर साल में कम से कम 30,000 रुपया आता था साल में। इस साल में क्या 10,000 भी नहीं आएगा। फिलहाल अखरोट गिरी, उड़ी और पुंछ वाले क्षेत्रों में 550 से 575 रुपए किलो के बीच चल रही है। वहां से आने में खर्च ज्यादा लगता है, जिसके चलते उनके भाव 750 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाते हैं। बढ़िया गिरी तकरीबन 950 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। गौरतलब है कि अखरोट की नई फसल अगस्त के आखिर में या फिर सितंबर महीने में आने लगेगी, लेकिन अखरोट की फसल से जितनी किसानों ने उम्मीद बांधी थी उससे कहीं कम ही उन्हें इस बार अखरोट मिल पाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दूध न देने वाली गायों को बेचने से किसानों को रोकने के लिए सरकार गाय पालने वालों को मुफ्त चारा उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय गोधन महासंघ द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सहयोग से आयोजित गौ संरक्षण सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे चारे के लिए मवेशियों को जंगल ले जाने से वन क्षेत्र को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि किसान गाय को प्यार करता है, लेकिन उसके दूध देना बंद करने पर चारा खिलाना उसके लिए बड़ी चिंता की बात होती है। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि गांव के आसपास के जंगलों का इस कार्य में कैसे उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा के तहत आने वाले वन क्षेत्रों में घास उगाने का इरादा कर रही है। ये घास आसपास के किसानों को बिना कोई राशि लिए दी जाएगी और जल्द ही ये योजना लागू की जाएगी। कुछ दिन पहले तक देश भर में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 9% हो गया है। खास तौर से पिछले हफ्ते के दौरान बारिश में कमी आई है। अकेले बिहार में वर्षा ग्राफ 5% गिर गया है। पिछले हफ्ते तक यहाँ सामान्य से 29% कम बारिश हुई थी, जो 9 अगस्त तक 34% हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले हफ्ते के दौरान मॉनसून रूठा रूठा सा रहा। 2 अगस्त तक यहाँ सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई थी, जो इस हफ्ते 36% हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात भी कमोबेश यही हैं। पिछले हफ्ते तक यहाँ सामान्य से 21% कम बारिश हुई थी, जो इस हफ्ते 25% हो गई है। इसी तरह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का ग्राफ नीचे आया है। तेलंगाना में पिछले हफ्ते सामान्य से 23% कम बारिश दर्ज की गई, जो इस हफ्ते तक सामान्य से 27% कम रह गई। जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते औसत से 12% कम बारिश हुई थी, जो इस हफ्ते 16% हो गई है। इसके अलावा असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बारिश कम हो गई है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। छोटे किसानों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ कुछ दूसरा साधन भी अपनाएं। डेयरी व्यवसाय एक ऐसा ही साधन है जो कृषि से भी जुड़ा है और किसान की आय का पक्का साधन भी। और यदि आधुनिक तकनीकों से डेयरी प्रबंधन किया जाए तो सोने पर सुहागा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को यदि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपनाया जाए तो छोटे किसानों के लिए आय की बड़ी संभावनाएं हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन की जोत कम है या जिनके पास ज़मीन कम है या ज़मीन नहीं है और वो हमारे डेयरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए डेयरी व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है और भारत सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अपने पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वो आधुनिक तकनीकी को अपना के करें। पहले जो हम लोग डेयरी व्यवसाय करते थे, हमारे जो पशुपालक जो डेयरी रखते थे वो तकनीकियों का इस्तेमाल नहीं करते थे अब समय आ गया है। इस समय भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों को ध्यान में रखते हुए, पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए डेयरी से संबंधित तकनीकी विकसित करी हैं। अब आपको मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप डेयरी में गाय और या भैंस, क्या भैंस रखना चाहते हैं या गाय रखना चाहते हैं। साथ ही साथ किसान ये भी कर सकते हैं कि गाय भैंस दोनों रखें। तो अब यहाँ तकनीकी की बात आती है तो वैज्ञानिक तकनीकी ये कहती है कि आप जो गाय रखें या भैंस रखें डेयरी के लिए वो अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। अच्छी नस्ल की, जैसे अगर मैं विशेष रूप से अगर मैं ईस्ट इंडिया या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं तो हमारे लिए जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो आप पालिए। नए शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि देसी गौओं का दूध विदेशी गौओं के मुकाबले अधिक पौष्टिक है और दूध की मात्रा भी उनमें कम नहीं है। इसलिए सरकार भी ऐसी नस्लों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ अगर आपको गाय पालनी है, गाय को रखना चाहते हैं डेयरी व्यवसाय में, तो आप जो है देसी गाय को प्रीफरेंस दीजिए ज़्यादा। आपको चाहिए देसी गाय। क्योंकि आप जिस क्षेत्र के लिए हम आज बात कर रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, विशेष रूप से थारपारकर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ये बहुत अच्छी गाय है। और ये लोगों का सोच गलत है कि ये गाय कम दूध देती हैं, दूध खूब देती हैं। विदेशी नस्ल की या संकर नस्ल की भी गाय आप पाल सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि आपके पास चारे की ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से जो संकर नस्ली गाय हैं उन पर ज़्यादा खर्चा आता है। उनको गर्मी से बचाने के लिए आपको ज़्यादा इलाज में भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो हमारी अपनी देसी नस्ल की गाय हैं और जो हमारी देसी नस्ल की जो भैंस है उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो पहली बात, अच्छी नस्ल का जानवर पालिए। दूसरी बात इसमें जो तकनीक में आती है कि डेयरी व्यवसाय में जो दूसरा हमारा जो पहलू है वो है इनके चारे का। आपको ये व्यवस्था करनी है कि जो डेयरी के जानवर होते हैं, यानी जो दुधारू जानवर होते हैं, उनको साल भर हरा चारा मिलना चाहिए। हरे चारे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हरा चारा अगर आप नहीं दोगे तो डेयरी आपको ज़्यादा फायदे नहीं देगी, आपका दूध उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। डेयरी व्यवसाय की आधुनिक तकनीकों में पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक पशुओं को खनिज मिश्रण खिलाने पर जोर देते हैं।
हरे चारे के साथ साथ आजकल हमने ये तकनीकी जो विकसित की है कि मिनरल मिक्सचर, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, यानी आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के हिसाब से मिनरल मिक्सचर जो है बाज़ार में उपलब्ध है और आप उनको अपने इन पशुओं को, चाहे वो गाय हैं चाहे भैंस हैं, तो उनको मिनरल मिक्सचर भी दीजिए। डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों में अच्छी नस्ल के सांड से कृत्रिम गर्भाधान पर जोर दिया जाता है। आपके पास यदि अच्छी नस्ल की गौएं हैं जो अधिक मात्रा में उत्तम गुणवत्ता का दूध दें, तो आपकी आय में इजाफा होगा। अगर आप थारपारकर नस्ल की गाय रख रहे हैं, अगर आप मुर्रा नस्ल की भैंस रख रहे हैं, तो आप अपने पास के जो पशु चिकित्सालय आपको, आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस गांव में हैं, आपके पास का डिस्ट्रिक्ट का जो भी हॉस्पिटल है वहां से अच्छी नस्ल का आप वहां से उनका कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। इसके साथ साथ एक दूसरी तकनीक ये है कि जो उनकी जो बीमारियां होती हैं, इस समय बरसात का मौसम है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मौसम में आपको अपने इन डेयरी पशुओं का आपको टीकाकरण कराना चाहिए। विशेष रूप से खुरपका, मुंहपका, ब्लैक क्वार्टर और एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, गला घोंटू जिसको कहते हैं, इन तीनों बीमारियों का आप जो है टीकाकरण कराइए। टीकाकरण के लिए पशुपालकों से मेरा निवेदन है कि आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में लगाए जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पशु को अपने पास के पशु चिकित्सालय में ले जाना है। डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों में प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूध के उत्पाद बनाकर बेचने से आमदनी में कई गुना वृद्धि होगी। दूध से मिठाइयाँ, पनीर, दही और छाछ जैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। डेयरी प्रबंधन पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण भी देता है। डेयरी व्यवसाय में अब तक हम क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हमें दूध बेचना है बाजार में। पशुपालक भाइयों, अब वो समय आ गया है कि आपको प्रोसेसिंग में आना है, उसका प्रसंस्करण करना है आपको। आप आजकल भारत सरकार जो है स्किल इंडिया करके एक प्रोग्राम आया है, उस प्रोग्राम में हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। आप दूध से खोआ बनाइए, दूध से आप मावा बनाइए, तो ये भी आप बाज़ार में बेचिए। इसके लिए आपको जो हमारे जो भारत सरकार के माध्यम से जो आपके राज्य सरकार के पशु पालन विभाग है, उनके यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हमारा एक करनाल जो हरियाणा में एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ हम आपके छोटे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से दूध से मावा बनाया जाए, किस तरह से दूध से जो है पनीर बनाया जाए। तो आपको अब ज़माना आ गया है, अब समय आ गया है कि दूध के साथ साथ उसके प्रोडक्ट बाज़ार में बेचिए, उनसे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि मुझे इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, तो एक तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके क्षेत्र में है, वहाँ भी इस तरह के विशेषज्ञ हैं। आप में से अगर कोई पशुपालक या किसान भाई ये चाहता है कि मुझे और बड़ी ट्रेनिंग दी जाए, मैं बड़ी डेयरी रखना चाहता हूँ, आपका प्रोजेक्ट बनवाने के लिए हमारा जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल में है, आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएगा। हम वो प्रोजेक्ट बना के आपको देंगे, आपको मदद करेंगे। आपको ये बताना है कि आपकी उस डेयरी को आप कहाँ स्थापित करना चाहते हैं। आपको उसके साथ साथ आधुनिक तकनीकी की भी जानकारी दी जाएगी। आपको 1 हफ्ते का ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने पास से कृषि विज्ञान केंद्र में जाना है या पशुपालन विभाग से जाना है। साथ ही साथ हमारी जो डेयरी को विकसित करने के लिए, डेयरी में और आगे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे भारत सरकार की जो पशुपालन विभाग है, वहाँ भी एक स्कीम्स हैं इसकी डेयरी के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, इसके लिए भी आपको भारत सरकार के साथ सीधे नहीं आना है, आप अपने राज्य के जो पशुपालन विभाग हैं उनसे पूछिए। इसके अलावा बैंक भी लोन देती हैं, पशुओं को खरीदने के लिए लोन देती हैं, जिसमें सहकारिता भी हर बैंक नहीं देती है। तो आपकी नाबार्ड है, आपका जो सहकारिता जो वाली जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिनको बोलते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप अपनी उनसे बताइए और वो आपको ये कहेंगे कि हमको एक प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो है, वो आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे, DPR जिसको बोलते हैं। उसके आधार पर आप बैंक जा सकते हो, बैंक से आपको ऋण मिलेगा
चारे के लिए भी आपको जो है इसमें जो है और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर इस तरह से अगर आप डेयरी पालन व्यवसाय करोगे जिसमें आधुनिक तरीके अपनाएं, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप पनीर और जो मावा है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप मार्केट में ले जाएं। तो मार्केट में ले जाने के लिए आजकल अब मार्केट ढूंढना नहीं है, पहले क्या होता था कि मार्केट ढूंढना पड़ता था। अगर आप अच्छा वो रखेंगे, बढ़िया अगर आपका दूध की क्वालिटी होगी, अच्छा साथ में देखिए आपके सभी राज्यों में आजकल मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हो गए हैं, वो भी अच्छा दूध का पैसा देते हैं। आप अगर प्रोसेसिंग में नहीं जाना चाहते हैं, आप सिर्फ दूध बेचना चाहते हैं, तो आप दूध के जो उनके दुग्ध जो संग्रह केंद्र हैं वहाँ दूध ले जाइए, उसका पैसा मिलता है। लेकिन वहाँ भी जो है फैट के बेसिस पे मिलता है, फैट परसेंटेज के ऊपर उसके दूध की कीमत होती है। तो तकनीक क्या होगी फैट परसेंटेज के लिए ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप उनको अच्छा चारा, मिनरल मिक्सचर दें। अगर ये सब आप करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो डेयरी व्यवसाय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, मैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस व्यवसाय से जुड़िए, ये व्यवसाय बहुत अच्छा है। आप अगर आपको कहीं सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रही है, तो इसमें निराशा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बना रखा है, जिसमें हम डेयरी के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देंगे, साथ ही साथ हम AI में भी ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठाइए और जितनी भी हमारी जो भी स्कीम्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप नाबार्ड जाइए, कोऑपरेटिव बैंक जाइए, तो वहाँ से वो करते हुए अगर आप आधुनिक तकनीकों को अपनाएंगे तो आपको डेयरी व्यवसाय बहुत अच्छी आमदनी देगा। इसमें ये रोजगार का एक अपने आप में बहुत अच्छा साधन है। डेयरी जो व्यवसाय है हमारा, वो रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा। आजकल तो देखिए सभी गांव, अगर आप कहीं बहुत रिमोट एरिया में, सुदूर एरिया में बैठे हैं, वो भी सड़क से जुड़ा हुआ है, तो आपको मार्केट जाना है, आपको अपना मिल्क बेचना है, अपने पशुओं को अच्छा चारा देना है, यही तकनीक अगर अपनाएंगे तो आपको डेयरी व्यवसाय निश्चित रूप से बहुत अच्छा रोजगार है और आपकी आमदनी का बहुत अच्छा साधन बनेगा। अब मैं विशेष रूप से जो हमारे पश्चिमी जो हमारा भाग है हमारे देश का, जिसमें गुजरात और राजस्थान आते हैं, मैं यहाँ पे भी देखिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ऊँट जो है हमारा जो देश में जो ऊँट पाए जाते हैं वो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ज़्यादा संख्या राजस्थान में है, उसके बाद गुजरात में। अब देखिए, अब हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक तकनीकी विकसित करी है कि आप ऊँटनी का दूध भी बाज़ार में बेच सकते हो। ऊँटनी का दूध बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों में बड़ी धारणा थी, गलत धारणा थी कि जो ऊँटनी का दूध होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको रख नहीं सकते हैं। डेयरी में ये भी आता है। अब हम हम आजकल जो किसानों को सलाह दे रहे हैं कि आप अब देखिए ऊँट का उपयोग जो है खेतों में नहीं है, ऊँट का उपयोग जो है अब ट्रांसपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो ऊँटनी का दूध है वो एक डेयरी एनिमल के रूप में आप उसको विकसित करिए। अभी राजस्थान सरकार ने जो है ऊँट को जो है अपना प्रदेश का पशु घोषित किया है। राजस्थान सरकार भी कोशिश कर रही है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोग जो हैं ऊँटनी का दूध भी बाज़ार में लाएं। ऊँटनी का दूध हमारी बहुत सारी बीमारियों के लिए, आदमी की बीमारियों के लिए अच्छा पाया गया है। तो आप ऊँटनी के दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। ये भी जो है ऐसे ही गुजरात है, कच्छ एरिया में देखिए बहुत अच्छी कच्छी वहाँ की एक नस्ल पाई जाती है। तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। जो लोग ऊँट के व्यवसाय से जुड़े हैं, ऊँट पालन से जुड़े हुए हैं, वो भी डेयरी में। और ये जो ऊँटनी का जो दूध है वो अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ख़राब हो जाता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें क्या खासियत होती है कि थोड़ा नमकीन होता है। नमकीन इसलिए होता है कि इसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, नहीं तो ये बहुत अच्छा वो है। साथ ही साथ मैं उन किसान भाइयों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया है। गोकुल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, उनका संरक्षण संवर्धन कैसे किया जाए। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पूरे देश में, भारत सरकार ने ये प्लान करा है कि कुछ गाँवों को अडॉप्ट करेंगे। उन गाँवों में सिर्फ देसी नस्ल की गाय को ही रखेंगे और वो क्षेत्र की रखेंगे। अब अगर मैं पश्चिमी
भाग की बात करूं, अगर राजस्थान और गुजरात की बात करूं, तो वहां पे भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि गोकुल मिशन के अंदर हमारी थार पारकर है, राठी नस्ल की है, कांकरेज है, जाफराबादी हमारी भैंस है, अगर अलग से बात करूं। लेकिन इसमें तो विशेष रूप से गोकुल मिशन में गाय ही है, तो जिसमें थार पारकर है, राठी है, कांकरेज है, तो इनके लिए गाँव का चयन होगा। इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने जो क्षेत्र का जो पशुपालन विभाग है उनसे बात करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस गोकुल मिशन के अंदर जो है एक कामधेनु केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम बुल फार्म बनाएंगे पूरे देश में। एक आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, एक मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। उनका उद्देश्य ये होगा कि वहाँ अच्छी नस्ल के, प्योर नस्ल के, जिनको हम जेनेटिकली सुपीरियर बुल्स बोलते हैं, वो तैयार करेंगे, और वहाँ से अच्छे बुल से जो सीमन है, जो वीर्य निकलेगा, वो पशु पालकों को पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक तो ये गोकुल मिशन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी आधुनिक तकनीकी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले हम वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन नहीं करते थे। वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन का क्या है, जैसे पहला मैंने आपको बताया अच्छी नस्ल। पहले हम नस्ल का हम देखते ही नहीं थे कैसी नस्ल है, अब क्रॉस है क्या है, अगर तो अब अच्छी नस्ल जो आप अगर रखोगे तो स्वाभाविक है उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। बीमारियों का पहले क्या करते थे कि अपनी वैसे ही गांव की कोई किसी ने बता दिया कि इसको झाड़ फूस कर दो या इसमें कुछ और कर दो, अब नहीं है, आपको अच्छा उसका उपचार करना है। आजकल टीका हर चीज़ का उपलब्ध है, हर बीमारी का टीका उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि दूध का जो प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग की भी तकनीकी आ गई हैं, उन तकनीकों को अपनाइए। पुरानी तकनीक, पहले मावा कैसे बनाते थे, पहले वैसे ही कढ़ाई में मावा बना देते थे। आजकल छोटी छोटी मशीन आ गई हैं, वो मशीन जो है कंप्यूटराइज हैं, उसमें आपको पता है इतना दूध डालना है, इतनी देर में वो चलाएगा, चर्निंग होगा। तो ये सब आप करोगे तो ये सब तकनीकें हैं जिनका आप फ़ायदा उठाइए। और इसके अलावा मिल्क का, अब आप पहले दूध को क्या करते थे, फ्रीजिंग नहीं करते थे, ऐसा का ऐसा ही दूध जो है गाँव में निकाला और बाज़ार में भेज देते थे। आजकल चिलिंग होने लगा है, चिलिंग प्लांट लग गए छोटे छोटे, आप भी चिलिंग प्लांट छोटा लगा सकते हो। तो ये तकनीकें हैं जिनका आप उपयोग करके ज़्यादा देर तक दूध को रख सकते हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। पहले दूध खराब हो जाता था, या पहले लोग क्या करते थे कि बोरा भीगा हुआ करके उसको ढक के रखते थे ताकि वो ठंडी रहे, कैन ठंडी रहे। आजकल तो ऐसी ऐसी कैन आ गई हैं जो 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे तक जो है दूध को ठंडा रखती हैं। तो इस तरह की तकनीकें आप अपनाओ तो आपको स्वाभाविक रूप से डेयरी का जो व्यवसाय है बहुत फायदेमंद। डेयरी व्यवसाय को यदि आधुनिक तकनीकों के साथ अपनाया जाए तो निसंदेह ये छोटे किसानों के लिए बड़ी आय का अच्छा साधन सिद्ध होगा। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की बड़ी संभावनाएं हैं। वहां के छोटे किसानों को उचित डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।